वेरी गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर का मैथमेटिक्स का जो मॉडल पेपर है 2025 का, उसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सभी इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। देखिए, पहला क्वेश्चन, संख्याओं 6 और 20 का अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम ज्ञात करो। तो इसको करने के बहुत सारे मेथड है। इसने बोला अभाज्य गुणनखंड विधि से करो, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है आप अभाज्य गुणनखंड विधि से ही करो, क्योंकि ऑब्जेक्टिव सवाल है, टिक द करेक्ट है, आपको टिक करना है, वो सही हो जाएगा इसमें। तो देखो एलसीएम का मतलब क्या होता है। एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, है ना। मतलब सबसे छोटा उभयनिष्ठ गुणज। ठीक है, तो आप क्या करो, देखो 6 का पहाड़ा लिखो। 6 का पहाड़ा क्या होता है, 6, 12, है ना, 18, 24, 30, ऐसे लिखते जाओ। और ऐसे 20 का पहाड़ा भी लिखो, 20, 40, 60। अब देखो इन दोनों में सबसे छोटा उभयनिष्ठ गुणज कौन सा होगा। वैसे इसको मैं आगे लिखूंगा तो चलता रहेगा, चलो लिख ही देते हैं। 36, फिर 42, फिर 48, फिर 54 और फिर 60। अब देखो इन सब के दोनों के अंदर सबसे उभयनिष्ठ गुणज कौन सा है। क्या इसमें 20 आ रहा है, नहीं। क्या 40 आ रहा है, नहीं। 60 आ रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। बाकी गुणनखंड विधि से भी आप इसको कर सकते हो। जैसे कि देखो अपन ने 6 के गुणनखंड करे तो 3 बार जाएगा, दो, है ना। फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 बार जाएगा। इसी प्रकार 20 के गुणनखंड करो, 10 बार जाएगा। फिर 2 से जब इसको डिवाइड करेंगे 2 5 जा 10, तो 5 टाइम चला गया। फिर 5 से जाएगा। ठीक है, अब एलसीएम लेने का प्रोसेस क्या है। 6 के इक्वल में आप लिखोगे 2 मल्टीप्लाई 3, और 20 के इक्वल में आप लिखोगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5। ठीक है, अब आपको मैंने बता रखा है, देखो इसको पावर की फॉर्म में लिखो, 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1। एक सेकेंड, ठीक है, 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1। और यहाँ पर क्या है, देखो 2 की पावर 2 जाएगी इंटू 5 की पावर 1। अब हमको क्या करना है एलसीएम में, देखो एचसीएफ में तो क्या करना पड़ता है हमको, जो उभयनिष्ठ या कॉमन गुणनखंड है उसकी सबसे न्यूनतम घात हम लेके चलते हैं एचसीएफ के अंदर। तो ठीक है, जैसे देखो इस किसी क्वेश्चन का अगर एचसीएफ पूछता तो इसका आंसर क्या होता। उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन सा है, 2 है दोनों के अंदर, 3 और 5 तो आ नहीं रहे, दोनों में 2 आ रहा है। अब 2 की मिनिमम घात कितनी है, 1, तो इसका आंसर 2 हो जाएगा। बट हमसे यहाँ पे क्या पूछा है, एलसीएम। तो एलसीएम कैसे निकालेंगे, जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है उसकी तो अपन को अधिकतम घात लेनी है। उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, 2, इसकी अधिकतम घात क्या हो जाएगी, 2। ठीक है, और उसके अलावा जो भी बच रहा है वो सब लेने हैं अपन को। ठीक है, तो जब आप इसको गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। तो इसका आंसर हो गया 60। ठीक है, बाकी इस मेथड से भी आप इसको कर सकते थे, क्योंकि टिक द करेक्ट है, आपको टाइम बचाना पड़ता है, जल्दी जल्दी सॉल्व करना आना चाहिए। सेकंड क्वेश्चन देखो, जो बहुपद हमको दे रखा है इसके शून्यकों का योग पूछ रहा है। अब देखो बहुत से बच्चों ने इस क्वेश्चन को कैसे किया होगा। सबसे पहले इसके आपने गुणनखंड किए होंगे, शून्य ज्ञात किए होंगे, फिर उसके बाद में उन दोनों को आपने जोड़ा होगा, है ना। बट आपको पता है बहुपद के शून्यकों का योग, शून्य अगर अल्फा बीटा है तो इनका योग क्या होता है, माइनस का बी अपॉन ए होता है ना। जैसे देखो ये द्विघात समीकरण है, उसका व्यापक रूप होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, इसके गुणनखंड अगर अल्फा बीटा है तो उनका योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा माइनस का बी अपॉन होता है। तो आप डायरेक्ट इसको यहीं से फाइंड कर लो। देखो बी क्या होता है, एक्स का गुणांक। इस सवाल में एक्स का जो गुणांक है वो कितना है, -7 है, तो यहाँ पे लिख दो -7। और ए क्या होता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, वो कितना है, 1। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, +7। ठीक है, इजी क्वेश्चन था। ये समीकरण दे रखी है 3x + 2y = 7। इसमें अगर x का मान हम 5 रख दे तो y का मान क्या होगा, ये पूछ रहा है। ये भी इजी क्वेश्चन है। तो देखो 3x + 2y, ये सारे क्वेश्चन हवा में करने वाले, फिर भी आप इनको अच्छे से लिख के करिएगा। x का मान इसमें 5 रख दो, राइट। अब देखो 3 को 5 से मल्टीप्लाई करो, 15 + 2y = 7। 15 को इधर भेज दो, किसका हो जाएगा, माइनस का। ठीक है, तो यहाँ ट्रांसफ़र कर देते हैं हम इसको, ये हो जाएगा 2y = 7 - 15। अब प्लस माइनस माइनस हो गया, 15 में 7 जाएगा, 8 बचेगा। माइनस का, क्योंकि माइनस की वैल्यू बड़ी है, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 डिवाइड में जाएगा, कितना आ जाएगा, -4। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, -4।
इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी -4। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ। देखो डायग्राम आपको दिख रहा होगा, ये बीपीटी थ्योरम आपने पढ़ी है। ए डी की वैल्यू 1.5 दे रखी है, डी बी की 3, ए ई की 2, ई सी हमसे पूछ रहा है। तो बीपीटी में क्या होता है, इस डायग्राम में देखो हमको गिवन है कि डी बी सी के समांतर है। डी किसके समांतर है, बी सी के। तो बाई बीपीटी हम क्या बोल सकते हैं, ए डी अपॉन डी बी इक्वल ए ई अपॉन ई सी होता है ना। ए डी अपॉन डी बी इक्वल क्या होता है, ए ई अपॉन ई सी होता है। ठीक है। अब ए डी की वैल्यू दे रखी है 1.5, डी बी की 3 हो गई, ए ई की 2, ई सी फाइंड करना है। एन सी आर टी का क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। ठीक है, इस पॉइंट को हटाया, नीचे जीरो लगा दिया। अब देखो 15 से 30 कट रहा है 2 टाइम। ठीक है, 15 वन टू जा कितना होता है, 30 होता है। अब ई सी फाइंड करना है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो ई सी इक्वल, ये 2 किससे मल्टीप्लाई होगा, इससे। वजह गुणा कर रहे हैं हम, ई सी को इससे करोगे ई सी, 2 को 2 से करोगे 4, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 4 सेंटीमीटर। ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, बिंदु 2,3 और 5,6 के बीच की दूरी क्या है। तो आप सभी जानते हो दूरी सूत्र हमारा ये होता है, जब दो बिंदु हमको दिए हुए हो, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर x2 का मान क्या है, देखो ये जो पहला है 2,3, देखो 2,3 है। ठीक है, ये किसका काम करेगा, यहाँ पर इसको हम बोल देंगे, यहाँ पर ये x1 y1 हो जाएगा, x1 y1। तो x1 का मान क्या हो गया 2 और y1 का मान क्या हो गया 3। इसी प्रकार ये 5,6 है, ये x2 y2 हो जाएगा, मतलब x2 का मान 5 और y2 का मान 6। यहाँ पुट कर लो। ठीक है, तो देखो x2 का मान 5 है, तो यहाँ 5 लिख दो, माइनस x1 की वैल्यू है 2, उसका होल स्क्वायर, प्लस y2 की वैल्यू 6 और y1 की वैल्यू 3, उसका होल स्क्वायर। अब 5 माइनस 2 क्या होता है, सॉरी यहाँ पर स्क्वायर है, 5 माइनस 2 क्या होता है 3, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, 6 माइनस 3 कितना होता है 3, 3 का स्क्वायर भी 9। अब 9 प्लस 9 क्या हो गया 18, बट यहाँ पे आंसर 18 तो दे नहीं रखा, देखो ऑप्शन में रूट 18 नहीं है 18 है, तो जल्दीबाजी में इसको टिक मत कर देना। इसको आप क्या लिखोगे, देखो 18 को 9 इंटू 2, अब 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है 3, तो 3 बाहर आ जाएगा, 3√2, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 3√2। देखो ऑप्शन कंफ्यूज करने के लिए एक तो 18 भी हमको दे रखा है, 2√3 भी दे रखा है, ध्यान से लगाना हो जो भी आंसर आपके आए। तब अगला क्वेश्चन है, जब थीटा की वैल्यू 45 डिग्री है तो इसका मान क्या होगा। तो यह मान रख दो 1 माइनस कॉस 2 थीटा है, थीटा की जगह क्या लिखोगे 45 डिग्री, अपॉन में साइन 2 थीटा है, थीटा की जगह क्या लिख दो 45 डिग्री। ठीक है, अब इसको हल करो, 45 को 2 से गुणा करोगे 90, फिर यहाँ भी 45 को 2 से गुणा करोगे 90। अब आपको पता है कोस 90 का मान क्या होता है, टेबल आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, तो कोस 90 की वैल्यू क्या होती है 0 होती है। ठीक है, और साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1, तो 1 माइनस 0 1, 1 में 1 का डिवाइड करोगे, इसका आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक ऊर्ध्वाधर छड़ की लंबाई और इसकी छाया की लंबाई का अनुपात 1:3 है, 1:√3 है। तो देखो ये ऊर्ध्वाधर छड़ है, ठीक है ये छड़ है, और इसकी छाया ये है, इन दोनों की लंबाई का अनुपात हमको 1:√3 दे रखा है। तो उन्नयन कोण पूछ रहा है। अब आपको पता है उन्नयन कोण अपन कैसे निकालते हैं, ये अगर मैं इन दोनों साइड की रिलेशन बनाऊंगा तो दिस अपॉन दिस इक्वल हो जाएगा tan थीटा, है ना। और 1/√3 आपको पता है किसकी वैल्यू होती है tan के अंदर। देखो अगर मैं यहाँ पे इसको पॉइंट को ए मानता हूँ, मतलब ये क्वेश्चन हवा में करने वाले क्वेश्चन है, लिख के करने की जरूरत नहीं है, टाइम बचेगा। अब बहुत से बच्चे इसको लिख के करते हैं तो फिर टाइम ज़्यादा लगता है, और आगे वाले जो बड़े क्वेश्चन होते हैं उसमें टाइम मिलता नहीं है फिर। तो आप इसको वैसे लिख के मत करो, फिर भी अभी मैं समझा रहा हूँ तो लिख के आपको समझा देता हूँ। देखो ए बी अपॉन बी सी इक्वल होता है tan थीटा। ठीक है, ए बी का मान 1, बी सी का मान √3। अब आपको ये देखना है कि 1/√3 10 में कब आता है बताओ, 30 डिग्री पे आता है, 30 डिग्री पे। तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पर इसकी जगह लिख देंगे tan 30 डिग्री, क्योंकि इधर भी tan ही है, तो थीटा का मान क्या हो जाएगा यहाँ से 30 डिग्री। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। अगर यहाँ पर मान लो इस क्वेश्चन में हमको ऐसे बोलता कि √3 अनुपात 1 है, तो √3 यहाँ था 1 यहाँ था, तो √3 10 में कब आता 60 पे, तो इसका आंसर 60 हो जाता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि बिंदु P से, इसका डायग्राम बनाना पड़ेगा आपको। यदि बिंदु P से, तो पहले सर्कल बना लो, बिंदु P से O केंद्र वाले वृत्त पर, ये केंद्र O है,
पी ए और पी बी दो स्पर्श रेखा है। क्वेश्चन को पढ़ो, देखो बिंदु पी से ओ केंद्र वाले किसी वृत्त पर पी ए और पी बी दो क्या है, स्पर्श रेखा परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है। तो इसका मान हमको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले मैं दो स्पर्श रेखा बना रहा हूँ, ठीक है, पी ए और पी बी, ये दोनों कितने डिग्री के कोण पर झुकी हुई है, 80 डिग्री। तो इसका मान दे रखा है 80 डिग्री। हमसे पूछ रहा है कोण पी ओ ए का मान क्या होगा। देखो इसको मिला दो, पी ओ ए, इस कोण का मान हमसे पूछ रहा है। तो आपको मैंने क्लास में बता रखा है कि स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण और त्रिज्याओं के बीच का कोण, इन दोनों का योग होता है 180, बता रखा है ना मैंने। अब ये कोण अगर 80 है तो ये पूरा कोण क्या होगा, 100, ठीक है। और आपको पता है दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, सर्वांग सम होते हैं, मतलब ये दोनों कोण भी क्या होते हैं, बराबर। तो ये कोण 80 है तो त्रिज्याओं के बीच कोण क्या होगा, 100, ठीक है। 180 में से 80 को माइनस करोगे 100 आ जाएगा। मतलब आप ऐसे लिख के करोगे, कोण ओ प्लस कोण पी बराबर क्या होता है, 180 होता है। ये आपको मैंने बता रखा है। अब कोण पी का मान 80 है अगर, तो कोण ओ का मान कितना आएगा, 80 को इधर भेज दो माइनस का, तो कितना बचेगा, 100 डिग्री। भाई तो कौन सा कोण आया है, कोण ए ओ बी का मान आया है। हमसे पूछ रहा है कोण पी ओ ए का मान क्या है। पी ओ ए केवल इस कोण का मान पूछ रहा है, तो 100 का आधा कर दो 50, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 50 डिग्री। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है ये। 14 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग में बने अंत्यवृत्त की परिधि क्या होगी। देखो पहले एक वर्ग बना लो, ऐसा क्वेश्चन क्लास में नहीं कर रखा हमने। 14 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग है, ठीक है। अब वर्ग के अंदर देखो 14 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग में बने अंत्यवृत्त की परिधि क्या होगी। तो वर्ग के अंदर वृत्त बना हुआ है ना, ऐसे वृत्त बना हुआ है। इसकी हमसे पूछ रहा है परिधि। परिधि का सूत्र क्या होता है, वृत्त की परिधि का सूत्र होता है, आप सभी जानते हो 2 पाई आर। क्या होता है, 2 पाई आर। तो इसका मतलब मुझे अगर रेडियस पता लग जाए, त्रिज्या पता लग जाए, आर का मान, तो हम इसकी परिधि निकाल सकते हैं, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, देखो सबसे पहले अगर मैं ये इसका केंद्र ओ है और ये क्या हो जाएगा, इसका व्यास, तो ये 14 है तो व्यास भी इसका क्या होगा, 14 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कैसे निकालते हैं हम, क्या करते हैं, व्यास का आधा, तो त्रिज्या आ जाएगी 7 सेंटीमीटर। अब हमको वृत्त की परिधि निकालनी है। तो वृत्त की परिधि क्या होती है, 2 पाई आर। तो पाई का मान रख दो 22/7, आर का मान क्या है 7, 7 से 7 कट जाएगा, 2 इंटू 22 क्या हो जाएगा, 44। तो 44 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। अब देखो अगला, कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई क्या होती है। तो ये फॉर्मूला आपको लिखवा रखा है, त्रिज्यखंड की चाप की लंबाई कैसे निकालते हैं हम, पाई आर थीटा अपॉन 180। सारे किताब के जो भी सूत्र है वो सारे आपको याद होने चाहिए। अब देख लो ऐसा आंसर कौन सा मैच कर रहा है। देखो यहाँ पे सब में 2 पाई आर दे रखा है ना। तो इसको अगर मैं 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करता हूँ, नीचे भी और ऊपर भी, तो ऊपर हो जाएगा 2 पाई आर थीटा, 180 को 2 से करोगे 360। तो देखो 2 पाई आर थीटा अपॉन 360 का है, सेकंड ऑप्शन है। तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, घन के एक पृष्ठ का परिमाप, 1 सेकेंड, घन के एक पृष्ठ का परिमाप 28 सेंटीमीटर है। तो देखो आपको बता रखा है घन कैसा होता है, जो हम लूडो खेलते हैं, लूडो में जो डाइस होता है उस आकार का क्या होता है, घन होता है। वही शेप होती है घन की, जिसमें 6 क्या होते हैं, फलक होते हैं, है ना, ठीक है। तो घन ऐसा होता है। इसका एक पृष्ठ, अब देखो तुमको मैंने लिखवा भी रखा है और आपको सभी जानते भी हो कि घन का जो पृष्ठ होता है वो वर्गाकार होता है, स्क्वायर के आकार का होता है ना। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, घन के एक पृष्ठ का परिमाप दे रखा है, एक पृष्ठ मतलब वर्ग, ठीक है। वर्ग का परिमाप हमको 28 सेंटीमीटर दे रखा है। अब आप सभी जानते हो घन का प्रत्येक पृष्ठ क्या होता है, वर्गाकार। तो वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप क्या होता है, बताओ, 4 इंटू भुजा, आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो परिमाप का मान दे रखा है 28 सेंटीमीटर बराबर 4 इंटू भुजा, ठीक है। 4 को इसके डिवाइड में भेज दो, तो भुजा का मान क्या आ जाएगा, 28/4। कितनी बार जाएगा ये, 7 बार। तो भुजा का मान आ गया 7 सेंटीमीटर। हम पूछ रहा घन का आयतन क्या होता है। अब घन का आयतन आपको पता है, घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब। क्या होता है, भुजा क्यूब। तो यहाँ मान रख दो 7, 7 की घात 3। अब 7 की घात 3 कितनी होती है, 343। 7 का क्यूब कितना होता है, 343 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। अब देखो एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है, एक सिक्के को कितनी बार उछाला, 2 बार। 2 बार उछालने पर कुल परिणाम कितने आते हैं, मैंने आपको इसकी ट्रिक लिखवा रखी है।
ठीक है। बाकी 2 बार उछालने में तो ट्रिक की जरूरत भी नहीं है। 2 बार उछालने पर परिणाम आएंगे हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। ठीक है, तो सिक्के को 2 बार उछालने पर इतने आउटकम्स आएंगे टोटल। अब क्या बोल रहा है, कम से कम एक चित आने की प्रायिकता। कम से कम एक चित का मतलब क्या, देखो कम से कम का मतलब होता है कि एक चित तो आना ही चाहिए, है ना। 2 भी आ सकते हैं, मतलब जो एक हेड आ रहा है वो भी चलेगा, और 2 हेड वाला भी आपको लेके चलना है। कम से कम एक चित का मतलब। और अगर यहाँ पे अधिकतम लिखा हुआ था, अधिकतम एक चित, तो उसका मतलब था ज़्यादा से ज़्यादा एक ही हेड आ सकता है। इसका मतलब एक हेड और उससे कम वाला 0 हेड भी आपको लेके चलने पड़ते हैं। यहाँ बोल रहा है कम से कम एक चित तो आना ही चाहिए, उसकी प्रायिकता बताओ। तो कम से कम एक हेड का मतलब हो गया एक हेड वाला भी आपको लेना, 2 हेड वाला भी आपको लेना है। ठीक है, तो कम से कम एक चित में देखो कौन कौन से आ जाएंगे। एक हेड वाला भी आपको लेना है, तो 2 आउटकम से आ जाएंगे। और दूसरा, ये 2 हेड वाला भी आपको लेके चलना है। तो कुल कितने हो गए यहाँ पे, 3 अनुकूल परिणाम, और बटे में कुल परिणाम कितने हैं, 4। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3/4। अगला क्वेश्चन, सबसे न्यूनतम संख्या जिससे √27 को गुणा करने पर एक प्राकृत संख्या प्राप्त होती है। तो देखो, प्राकृत संख्या आप सभी जानते हो 1 से लेकर अनंत तक होती है। तो अगर मैं इनमें से चारों ऑप्शन में सबसे न्यूनतम संख्या कौन सी है जिसको √27 से गुणा करने पर प्राकृत संख्या प्राप्त हो, तो अगर मैं 3 को इससे गुणा करता हूँ तो क्या आएगा, 3√27 आएगा। अभी तो प्राकृत संख्या है ही नहीं, है ना। फिर 9 को इससे गुणा करता हूँ तो आएगा 9√27, ये भी प्राकृत संख्या नहीं है। 3√3 को मैं गुणा करता हूँ √27 से। ठीक है, अब देखो थोड़ा इसको आप सॉल्व करोगे तो √27 को मैं क्या ले सकता हूँ, √27 को 9 × 3, √27 को मैं लिखता हूँ 9 × 3। 9 का वर्गमूल क्या होता है, 3, तो 3√3 इसको लिख सकते हैं हम, √27 को 3√3। अब 3√3 को अगर √27 का मतलब हो गया 3√3, इससे गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 3 को 3 से करोगे 9, √3 को √3 से करोगे 3, मतलब कितना आ गया, 27 आ गया, है ना। कितना आ गया, 27। अब एक और ऑप्शन बचा है √3 वाला। अब √3 को इससे गुणा करो √27 से, तो √3 को √27 से गुणा करने पर क्या आएगा, देखो 27 का मतलब मैंने आपको क्या बताया, या फिर इन दोनों को आपस में गुणा कर लो। √81 हो गया, 81 का वर्गमूल क्या होता है, 9। अब इन दोनों में सबसे छोटी संख्या कौन सी, दोनों प्राकृत संख्या है। देखो जब हमने √27 को 3 से गुणा किया तो प्राकृत संख्या नहीं आई, 9 से किया तो भी प्राकृत संख्या नहीं आई, इन दोनों से गुणा किया तो प्राकृत संख्या आ गई। पर क्वेश्चन में मुझसे सबसे न्यूनतम संख्या कौन सी है, तो न्यूनतम कौन सी होगी, ये वाली। ठीक है, मतलब 27 और 9 में से न्यूनतम संख्या कौन सी, 9। अब किससे गुणा करा हमने, √3 से, तब जाके 9 प्राप्त हुआ, तो इसका आंसर हो जाएगा √3। अगला क्वेश्चन, x² - x - 6 के शून्य कौन कौन से है। तो एक तरीका तो ये है, आप इसकी गुणनखंड कर लो, ठीक है, और शून्यक निकाल लो। ठीक है, दूसरा क्या है, आप इसमें मान रख के भी देख सकते हो कि कौन सा इसको सेटिस्फाई करेगा। तो इसको गुणनखंड ही कर लेते हैं, हम इसके निकाल लेते हैं, x² - x - 6 = 0। अब देखो गुणा करने पर माइनस का 6 आना चाहिए, तो इसकी गुणनखंड हो गया -3x + 2x, क्योंकि जब -3 को +2 से गुणा करूँगा तो -6 आएगा, और माइनस करूँगा तो क्या आ जाएगा, माइनस का x। इधर से कॉमन आ रहा है x, तो बचेगा x - 3। इन दोनों में से कॉमन आ रहा है 2, तो क्या बच जाएगा, x - 3। दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, x - 3। फिर क्या बच जाएगा, x + 2। अब एक बार x - 3 को 0 के बराबर होगा तो x का मान क्या आ जाएगा, 3। इसको 0 के इक्वल रखोगे, x का मान क्या आ जाएगा, -2। तो 3 और -2, देखो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें 3 और -2 आ रहे हो, ये रहा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन, समीकरण 3x - 5y + k = 0 में x का मान 2, y का मान -2 रखो। ध्यान से देखना क्वेश्चन को। तो k का मान पूछ रहा है, x का मान 2 रख दो और y का मान -2 रख दो। तो k का मान पूछ रहा है, 3 को 2 से गुणा करोगे 6, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, 5 को 2 से गुणा करोगे 10, प्लस k = 0। 10 और 6 कितना हो जाएगा, 16। इधर ट्रांसफर हो गया, किसका हो गया, माइनस का, तो k का मान आ जाएगा -16। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो ये प्रॉपर्टी आप ध्यान रखना, बता रहा हूँ मैं आपको। त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR समरूप है। त्रिभुज ABC, ये त्रिभुज ABC बना दिया मैंने, और त्रिभुज PQR दोनों क्या है, समरूप है। ठीक है, अब समरूप है और AB और PQ का अनुपात हमको दे रखा है 3:5। AB और PQ का अनुपात हमको दे रखा है 3/5। हमसे पूछ रहा है AD और PM का अनुपात बताओ।
ए बी और पी क्यू का अनुपात दे रखा है ए डी और पी एम। अभी ए डी और पी एम क्या है? ए डी और पी एम त्रिभुजों ए बी सी और पी क्यू आर के क्रम से माध्यिकाएं है। अब माध्यिका क्या होती है? देखो, माध्यिका ये होती है कि त्रिभुज के जो शीर्ष है, ठीक है, सामने वाली भुजा पर हम एक लाइन खींचेंगे और वो जो रेखा होती है इस सामने वाली जो साइड होती है उसको बाइसेक्ट करती है। माध्यिका का मतलब होता है कि शीर्ष ऐसे सामने वाली भुजा पे जो हम लाइन की रेखा खींचेंगे, ठीक है, वो इस वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांटती है। इसी प्रकार ए डी माध्यिका है और एक पी एम माध्यिका है। तो पी एम भी क्या है? एक माध्यिका, ये भी क्या करेगी? इसको बाइसेक्ट करेगी, दो बराबर भागों में बांटेगी। हमको दे रखा है, देखो, इसको अगर मैं समरूप सिद्ध करूँगा, एक अपनी किताब का शायद 6.3 का 14वां या 16वां सवाल ऐसा है, उसमें ये रिलेशन हमने सिद्ध भी कर रखा है। तो आप डायरेक्ट ध्यान रखना, अगर दो त्रिभुज समरूप है, ठीक है, तो वहाँ पे ए बी बटे पी क्यू, इनका जो भुजाओं का अनुपात होता है वो माध्यिकाओं के अनुपात के बराबर होता है। इस रिलेशन को आप ध्यान रखना। सुनो वापस, जो त्रिभुज अगर दो समरूप है तो उनकी जो भुजाओं का अनुपात है, मतलब ए बी बटे पी क्यू, ठीक है, या फिर ए सी बटे पी आर ले लो आप, वो होगा माध्यिकाओं के अनुपात के बराबर, मतलब ए डी बटे पी एम। ठीक है, अब आपको ए बी बटे पी क्यू का मान दे रखा है 3/5, तो माध्यिकाओं का अनुपात भी क्या होगा? 3/5 ही होगा। ठीक है, तो इस रिलेशन को आप ध्यान रखना। इसका आंसर हो जाएगा 3:5। अगला क्वेश्चन, 10 मीटर ऊंची मीनार के शिखर से, देखो छोटा सा क्वेश्चन है, 1 नंबर ने पूछा है, मीनार बना ली मैंने, 10 मीटर मीनार की हाइट दे रखी है, इसके शिखर से पृथ्वी पर एक बिंदु का अवनमन कोण, पृथ्वी का एक बिंदु है, ठीक है, शिखर से देख रहे हैं हम यहाँ से, तो अवनमन कोण कैसे क्रिएट होता है आपको बता रखा है। ये हो गई अपनी क्षैतिज रेखा, ये हो गई दृष्टि रेखा, तो अवनमन कोण क्या है? 30 डिग्री। पर उसको हम शो यहाँ ये करेंगे, क्योंकि एकांतर कोण होता है, दोनों क्या होते हैं? बराबर। ठीक है, बिंदु की मीनार के आधार से दूरी, ये बिंदु है और मीनार का आधार ये है, ये दूरी हमको ज्ञात करनी है। ठीक है, तो इस दूरी को आप x मान लो। ठीक है, अब रिलेशन बना लो, 10/x बराबर लंब बटे आधार क्या होता है? tan थीटा, तो tan 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, tan 30 डिग्री का मान क्या होता है? 1/√3। वज गुणा कर लो, x को 1 से करोगे x, 10 को √3 से करोगे 10√3, तो इसका आंसर आ जाएगा 10√3 मीटर। ठीक है, देखो एक क्लास में आपको मैंने क्वेश्चन बता रखा है, मैंने आपको कहा भी था इसको डायरेक्ट याद रखना, खंबे की परछाई खंबे की ऊंचाई के बराबर है, तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा? 45 डिग्री। ठीक है, जैसे ये खंबा है, एक सेकंड, ये अगले पेज पे जा रहा है, इसको नीचे कर लेते हैं यहाँ पर। देखो ये खंबा है और ये उसकी परछाई है, खंबे की ऊंचाई और परछाई दोनों बराबर है। अगर खंबे की ऊंचाई h है तो परछाई भी क्या है? h ही है, दोनों बराबर है। तो सूर्य का उन्नयन कोण पूछ रहा है थीटा, तो आपको बता रखा है अगर आप h/h करोगे तो लंब बटे आधार होता है tan थीटा, तो मैंने tan थीटा लिख दिया यहाँ पर। ये कट जाएगा, क्या आ जाएगा? 1। अब tan थीटा बराबर 1 को पता जब थीटा का मान क्या हो? 45 डिग्री, तो इसका आंसर आप याद रखना, थीटा का मान 45 डिग्री। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन है, इसमें 6 रिक्त स्थान है। ठीक है, तो देखो संख्या दे रखी है हमको 3, 7, 9, x 5 का समांतर माध्य 6, तो x का मान क्या होगा? तो माध्यम कैसे निकालते हैं आप सभी जानते हो, सारी संख्याओं को जोड़ते हैं, 3, 7, 9, x और 5 सबको जोड़ेंगे और कितने का भाग लगाएंगे, कितना है, कितनी संख्या है ये? 1, 2, 3, 4, 5, बट हमको इसमें माध्य दिया हुआ है कितना? 6, तो बराबर में 6 लिख दो। x का मान ज्ञात हो जाएगा, इस 5 को 6 से तो गुणा कर लो, कितना हो गया? 30। बाकी सभी को जोड़ लो, 3 और 7 10, 10 और 9 19, 19 और 5 24, और उसमें x जोड़ोगे 24 प्लस x। x का मान ज्ञात करना है, 24 को इधर भेज दो माइनस का, तो x का मान क्या आ जाएगा? 3a और 4a के बीच की दूरी हमको दे रखी है √10, तो a का मान हमसे पूछ रहा है। ठीक है, तो इसको हम सूत्र से करना पड़ेगा। अभी दूरी का मान दे रखा है √10। ठीक है, 3, a और 4, 1 हमको दे रखा है, चेक कर लेते हैं। 3, a और 4, 1, इनके बीच की दूरी √10 दे रखी है, तो दूरी सूत्र वही हमारा, रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, डिस्टेंस दे रखी है √10। ठीक है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, या तो रूट से रूट काट दो या फिर दोनों तरफ जब स्क्वायर करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा, ना कि 100। वहाँ मैंने क्या 10 लिख दिया था पहले, फिर
10 का स्क्वायर कर दिया 100। ठीक है, अब देखो मुझको भी, मैंने भी जल्दीबाजी में इसको रूट 10 को 10 देख लिया, तो एग्ज़ाम में ऐसा आपके साथ भी हो सकता है। ठीक है, ये ह्यूमन टेंडेंसी है, मानवीय स्वभाव है, गलती किसी से भी हो सकती है। तो ऐसी गलती आप ध्यान से करना, पेपर को अच्छे से देख के, गलती नहीं होनी चाहिए। इसमें से इसको माइनस करोगे, एक कवर हो गया एक, यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाओगे तो अभी पिछले मैंने समझा दिया, ये आ जाएगा। ठीक है, अब ए स्क्वायर प्लस का 2a माइनस का, एक और एक हो गया 2, 10 को इधर लेके आओगे माइनस का, तो ए स्क्वायर माइनस 2a प्लस माइनस माइनस कितना बचेगा 8। अब देखो छोटी समीकरण बन गई, इसके टुकड़े भी आसानी से हो जाएंगे, तो इसके टुकड़े क्या हो जाएंगे, माइनस का 4a प्लस 2a, राइट। जोड़ने पर माइनस का 2a आ जाएगा और गुणा करने पर माइनस का 8। यहाँ से कॉमन लोगे a माइनस 4, यहाँ से 2 कॉमन आएगा a माइनस 4, दोनों में कॉमन क्या आ रहा है a माइनस 4, फिर क्या बचेगा a प्लस 2। जब आप a माइनस 4 को 0 के इक्वल रखोगे तो a का मान आ जाएगा 4, और a प्लस 2 को 0 के इक्वल रखोगे तो a का मान क्या आ जाएगा -2। तो इसका आंसर आ जाएगा बच्चों 4 कोमा -2। इसका आंसर होगा, ये इसका आंसर नहीं है, इसका आंसर होगा 4 कोमा -2। अगला सवाल, 2 साइन स्क्वायर 60 डिग्री कोस 60 डिग्री का मान क्या है। तो देखो साइन 60 का मान होता है √3/2, साइन के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है तो यहाँ भी आप क्या लगा दो, स्क्वायर। कोस 60 का मान क्या होता है 1/2। अब इसको हल कर लो, देखो 2 से 2 कट जाएगा, √3 कवर क्या हो गया 3, 2 कवर क्या हो गया 4, तो इसका आंसर हो जाएगा 3/4। एक बेलन के सिरे का क्षेत्रफल, अब आपको पता है बेलन जो होता है वो इस टाइप का होता है, इसका सिरा, सिरा मतलब ये होता है वृत्ताकार, तो वृत्त का हमको क्षेत्रफल दे रखा है इसका 154। ठीक है, ऊंचाई हमको दे रखी है इसकी 21 सेंटीमीटर, तो बेलन का आयतन पूछ रहा है। देखो सूत्र बेस्ड सवाल है, मैंने आपको सवाल भी सूत्र बेस्ड ही करवाया है। ठीक है, तो कैसे करोगे, देखो बेलन का आयतन का सूत्र होता है πr²h। क्या होता है, यहाँ पे हमको आर का मान चाहिए, आर का मान हमारे पास है नहीं, ऊंचाई का मान तो है, तो आर का मान निकालेंगे यहाँ से, क्योंकि बेलन का सिरा होता है वृत्ताकार, वृत्त का क्षेत्रफल हमको ये दे रखा है। ठीक है, तो या फिर आप एक काम करो, डायरेक्ट ही मान रख दो, भाई यहाँ तो करने की भी जरूरत नहीं है अपन को, आयतन होता है πr²h। ठीक है, तो वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो πr² ही होता है, तो ये पाई इसका मान ही तो दे रखा है क्षेत्रफल का, डायरेक्ट यही मान रख दो, ऊंचाई त्रिज्या निकालने की जरूरत नहीं है, इंटू में ऊंचाई, ऊंचाई 21। ठीक है, इसको गुणा कर लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो गुणा कर लो उसको, 21 को 4 से करोगे 84, 105/113, 3234 आंसर आ जाएगा लगभग इसका। ठीक है ना, एक बार और चेक कर लेते हैं हम। ठीक है, तो ये आंसर आ जाएगा 3234 सेंटीमीटर क्यूब। इकाई भी आपको लगा के आनी, तभी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। बंधन का बहुलक क्या है, अब इसमें जब भी ऐसे आपको संख्या दे दे तो बहुलक पूछे तो आपको बस ये चेक करना है सबसे ज़्यादा संख्या कौन सी कितनी बार आ रही है, मतलब जो भी संख्या है यहाँ पे दे रखी है उनमें सबसे ज़्यादा, मतलब बार बार कौन सी संख्या रिपीट हो रही है। देखो 3 यहाँ पर एक बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, बट 4 देखो 4 1 2 3 बार आ रहा है, 4 सबसे ज़्यादा बार आ रहा है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा 4। ठीक है, 10 और 250 के बीच में संख्या है, 4 की गुणा हमसे पूछ रहा है, तो ये किताब का ही सवाल है। 10 और 250 के बीच में, अब देखो 10 और 250 के बीच में 4 का गुणज, एक तो 12 होगा, क्योंकि 12 का 4 में भाग जाता है, 12 में 4 का भाग जाता है ना, फिर 16 हो जाएगा, फिर 20, और लास्ट में 250 में 4 का भाग जाएगा नहीं, 248 होगा, भाग दे के देख लेना आप। ठीक है, कितने गुणज है हमसे पूछ रहा है, मतलब AP बन गई, ए का मान 12 हो गया, डी का मान 4 हो जाएगा, 16 - 12, और अंतिम पद हमको दे रखा है 248। हमसे पूछा है एन का मान कितनी संख्या आई है, तो सूत्र लगा दो। सूत्र क्या होता है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का मान 248, ए का मान 12 प्लस एन हमको ज्ञात करना है और डी का मान 4। 12 को इधर भेजो, माइनस का बराबर एन माइनस 1 गुणा 4, माइनस करने में बचेगा 236, गुणा में जो 4 है वो कहाँ चल जाएगा, बटे में। ठीक है, 4 से इसको काट दो, 4 × 5 = 20, 3 बचा, 4 × 9 = 36, एक इधर माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो एन का मान क्या आ जाएगा 60। ठीक है, तो यहाँ पर कितनी संख्या है, टोटल 60 संख्या है, 10 और 250 के बीच में। ठीक है, अब देखो इसके जो आगे के क्वेश्चन है,
चलो अभी कर लेते हैं। मैं जो छोटे छोटे क्वेश्चन है एक एक नंबर के वो आज करा देता हूँ, फिर अगले वाले भाग में हम बाकी के क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो जिसका क्षेत्रफल 49 पाई वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो आप सभी जानते हो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। वो हमको दे रखा है 49 पाई। त्रिज्या ज्ञात करनी है, पाई से पाई कट जाएगा, स्क्वायर हटा दो, यहाँ पे वर्गमूल लगा दो, तो आर का मान क्या हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। ठीक है। एक पासे को फेंकने पर सम आने की प्रायिकता। पासे को फेंकने पर कुल परिणाम कितने आ सकते हैं? 1 2 3 4 5 6 आ सकते हैं। अब सम संख्या कौन सी है? 2 4 6। तो अनुकूल परिणाम हो गए 3, कुल संख्या कितनी है 6, 3/6 कितना हो जाएगा 1/2। तो इसका आंसर क्या हो गया 1/2। घन के विकर्ण की लंबाई का सूत्र होता है, आपको लिखा रखा है मैंने √3 इंटू भुजा। भुजा का मान क्या है 10, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 10√3। ठीक है। इकाई भी लगा के ना सेंटीमीटर। एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या, त्रिज्या हमको दे रखी है शंकु की 5 सेंटीमीटर, ऊंचाई हमको दे रखी है 12 सेंटीमीटर, त्रिज्या की ऊंचाई पूछ रहा है, तो आपको सूत्र लिखवा रखा है ये भी। एल बराबर क्या होता है रूट में आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, है ना। एक सेकेंड इसको वापस लिख लेते हैं यहाँ पे साइड में। एल बराबर क्या होता है रूट में आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो आर का मान क्या है 5, एच का मान क्या है 12। 5 का वर्ग हो जाएगा 25, 12 का 144, दोनों को जोड़ोगे क्या हो जाएगा 169। अब ये आपको पता है किसका वर्गमूल क्या होता है 13, तो 13 को ऊंचाई आ जाएगी 13 सेंटीमीटर। बंटन का माध्यक निकालना है अगले क्वेश्चन में। अब माध्यक जब हमको संख्या दे रखी हो तो कैसे निकालते हैं? बहुलक में तो हमको हम ही देखते हैं कौन सी संख्या ज़्यादा बार आ रही है। माध्यक में हम कैसे निकालते हैं? इसको पहले आरोही क्रम में जमाते हैं। तो आरोही क्रम में जमाओ, पहले 1, फिर 2, फिर 3, फिर 5, फिर 9, फिर 11। फिर हम देखेंगे इनके बीच की ठीक बीच की संख्या। तो ऊपर से मैंने 2 नंबर छुपा दिए, नीचे से 2 नंबर छुपा दिए, बीच में 2 संख्या बच गई। कैसे निकालते हैं माध्यक? दोनों को जोड़ के 2 का भाग देते हैं, तो कितना आ जाएगा 4। तो इसका माध्यक आ जाएगा 4। माध्य कैसे निकालते हैं? इन सभी संख्याओं को जोड़ना है आपको और जितनी संख्या उसका भाग देना है। कितनी संख्या है? 1 2 3 4 5। 5 का भाग दे दो, 3 और 7 10, 10 और 5 15, 15 और 2 17 और 6 23। तो 23/5 करना है, भाग दे दो। तो 5 4 जा 20, 3 बचा, पॉइंट लगा के 0 उतार लिया। ठीक है, 3 बचा था, 0 उतार लिया पॉइंट लगा के। 5 6 जा 30, तो 4.6 इसका आंसर आ जाएगा 4.6। अब देखो पी ए बराबर 0.65 है, ए नहीं की प्रायिकता पूछ रहा है। तो आप सभी जानते हो पी ए प्लस पी ए बार या डैश, इसका मान क्या होता है 1। मतलब जब भी आपको ये सवाल ऐसे दे दे तो एक में से इसको माइनस कर देना। तो यहाँ मान रख दो पी ए का मान 0.65, पी ए बार बराबर 1। पी ए बार निकालना है हमको, 0.65 को उधर भेज दो माइनस का। तो जब आप एक में से इसको माइनस करोगे तो 0.35 आ जाएगा। माइनस करना सभी को आता है, कर लेना। शंकु का आयतन ज्ञात करने का सूत्र 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। देखो ये सवाल भी हो रखा है, वर्ग अंतराल 10 से 25 का वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह हम कैसे निकालते हैं? दोनों को जोड़ के 2 का भाग देते हैं। 10 और 25 35, 35 में आप 2 का भाग दोगे 17.5 आ जाएगा। ठीक है। एक बक्से में 7 नीले हैं और 3 सफ़ेद कंचे हैं। तो देखो नीले कंचे कितने हैं 7, और वाइट कितने हैं सफ़ेद 3। टोटल कुल कितने हो जाएंगे 7 और 3 10। ठीक है। एक कंचा निकाल रहे हैं, इसकी क्या प्रायिकता है कि वह कंचा सफ़ेद है, तो सफ़ेद कंचे कितने हैं 3, और कुल कितने हैं 10। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 3/10। बेलन का आयतन हमको दे रखा है 448 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ऊंचाई दे रखी है, तो बेलन की त्रिज्या निकालनी है। तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। आयतन का मान दिया हुआ है 448 पाई, पाई एज इट इज। आर का मान हमको ज्ञात करना है, एच का मान है 7। ठीक है। देखो पाई से पाई कट गया, 7 गुणा में इसको डिवाइड में ले जाओ। अब इसको काटो, 7 6 जा 42, 7 6 42, 2 बचा, 28 हो गया, 7 चौक 28। अब स्क्वायर को हटा के यहाँ वर्गमूल लगाओगे, आपको पता है 64 का वर्गमूल क्या होता है 8। तो इसकी त्रिज्या आ जाएगी 8 सेंटीमीटर। प्रथम 10 विषम प्राकृत संख्याओं का समांतर मध्य ज्ञात करो। तो देखो 10 विषम प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या कौन सी होती है विषम? 1, फिर 1 के बाद 3, क्योंकि विषम पूछ रहा है 2 नहीं आएगा, सब में आता है 2, है ना। फिर 1 3 5 7 9, कितनी संख्या है 10 संख्या है, 10 को लिख लो या तो, है ना। 10 को लिख लो, 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19, सही है।
कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 हो गई। 5 6 7 8, ठीक है। अब इन सभी को माध्य कैसे निकालते हैं? सभी को जोड़ के हम क्या करते हैं, जितनी संख्या उसका भाग होगा 10 का भाग देंगे। तो सबको आप जोड़ दो, सबके बीच में प्लस का चिन्ह लगा दो, ठीक है। सबको जोड़ दो, प्लस का चिन्ह लगा देना, सबको जोड़ दो। देखो इसको जोड़ने का आपको तरीका ही बताऊँ, देखो मैं ढंग से लिख देता हूँ, एक काम करता हूँ। 1 + 3 प्लस, इजीली जोड़ने का तरीका। यहाँ तो लाइन ही कम पड़ गई, दोबारा लिख देते हैं। यहाँ लिख देते हैं इधर साइड में ना, 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17 + 19, और इसमें 10 का हमको भाग देना है। देखो 19 और 1 को जोड़ो, कितना आ गया? 20, प्लस 17 और 3 को जोड़ो, ये भी कितना आ जाएगा? 20। 15 और 5 को जोड़ो, ये भी कितना आ जाएगा? 20। फिर 13 और 7 को जोड़ो, ये भी कितना आ जाएगा? 20। फिर 11 और 9 को जोड़ो, ये बचा हुआ है 20, ठीक है। 10 का भाग दे दो, 20 को जोड़ लो 5 बार, कितना आ जाएगा? 100। 100 में 10 का भाग दोगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 10। तो इसका माध्य क्या आ गया? 10, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। जो भी 1 1 मार्क के क्वेश्चन थे हमने सारे कर लिए। अब सेक्शन बी के क्वेश्चन बच रहे हैं, और सेक्शन सी के बच रहे हैं, और फिर डी के बच रहे हैं, ठीक है। तो बाकी हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। जब तक के लिए आप इसको पूरे को रिवाइज करो। ये सूत्र लिखवाया था मैंने आपको, दूरी हमको दे रखी है